सरिता का मन आज सुबह से ही घर के कामों में नहीं लग रहा था। उत्सुकतावश वो बार बार अपनी बालकनी से झांककर अपने तीसरे मंजिल के फ्लैट की तरफ देख रही थी कि सामने वाले बंगले में कौन रहने आया है। कल बंगले का सामान तो आ गया था, बस इंतज़ार था तो उसमें रहने वाले लोगों का। इससे पहले जो लोग इस बंगले में रहते थे वो इतने नखरे वाले थे कि आसपास में रहने वाले लोगों को कुछ नहीं समझते थे। उन्हें अपने पैसों का इतना घमंड था कि आंखें हमेशा आसमान की तरफ ही रहती थी। सरिता ने उनसे कितनी बार बात करने की कोशिश की, पर उस बंगले वाली महिला हमेशा नाक चढ़ाकर निकल जाती। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे अपने पैर ज़मीन पर ही रखने चाहिए। हमेशा आसमान में देखने वाले कभी कभी औंधे मुंह गिरते हैं। इस बंगले में रहने वालों का भी यही हाल हुआ। लड़की भाग गई तो अपनी इज्जत बचाने के लिए रातों रात बंगला बेचकर पता नहीं कहाँ चले गई। अरे, ये जलने की खुशबू कहाँ से आ रही है? सो गई क्या? अपने पति पवन की आवाज़ सुनकर सरिता हड़बड़ाकर किचन की तरफ भागी। अरे, ये तो सारी सब्जी जल गई। आखिर तुम्हारा ध्यान आजकल रहता कहाँ है? कल से देख रहा हूँ कोई काम ठीक से नहीं हो रहा। बंगले वालों का इंतज़ार तो ऐसे कर रही हो जैसे वो बंगला तुम्हें उपहार में देने वाले हैं। अब बिना टिफ़िन के ही ऑफिस जाऊँ क्या, या कुछ बनाने का कष्ट करोगी? पवन की जली कटी बातें सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से दूसरी सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी और सोचने लगी कि सही तो कह रहे हैं ये, सत्यानाश हो इन बंगले वालों का। सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया, पर वो भी क्या करे। उसने तो सोचा था कि बड़ा सा घर होगा, नौकर चाकर होंगे, गाड़ी होगी, पलकों पर बिठाने वाला पति होगा, पर सारे सपने चकनाचूर हो गए। छोटा सा फ्लैट, पुराना सा स्कूटर, सीमित आय, और वो घर की नौकरानी बनकर सारा दिन किचन में खटती रहती है। उस पर भी पति के ताने कि ढंग से पढ़ी लिखी होती तो इस महंगाई के दौर में नौकरी करके घर चलाने में मेरी मदद तो करती, और कुछ नहीं तो बच्चों को ही घर में पढ़ा देती। कम से कम इतनी महंगी ट्यूशन की फीस तो बचती। सरिता का मन फूट फूट कर रोने को हुआ। उसने जैसे तैसे टिफ़िन तैयार करके पति को थमाया। गुस्से के मारे पति देव ने टिफ़िन लिया और बिना उसकी तरफ देखे ही निकल गए। पति की ये बेरुखी सरिता के दिल को अंदर तक कचोट जाती। कितना गुमान था उसे अपनी खूबसूरती पर, लेकिन पति के मुंह से तो कभी तारीफ के दो बोल भी नहीं निकलते। अपनी तारीफ सुनने को कान तरस गए उसके। तभी अचानक कार की आवाज़ सुनकर सरिता की तंद्रा भंग हुई। थोड़ी देर पहले का सारा वाकया भूलकर वो दौड़कर बालकनी में पहुंच गई। लगता है बंगले वाले लोग आ गए हैं। कार से उतरती महिला को देखकर सरिता अंदाज़ा लगाने लगी कि उम्र में तो मेरे जितनी ही लग रही है। अरे, ये तो शिवानी जैसी दिख रही है। नहीं नहीं, वो इतने बड़े बंगले की मालकिन कैसे हो सकती है? पर नहीं, ये तो वही है। उसने झट से अंदर जाकर बालकनी का दरवाज़ा बंद कर लिया। ये शिवानी यहाँ कैसे आ गई? इतनी बड़ी दुनिया में इसे रहने के लिए मेरे घर के सामने ही जगह मिली थी क्या? आज का तो दिन ही खराब है मानो। सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देख लिया था। ये सोचते हुए वो अंदर आ गई और सर पकड़कर बैठ गई। हाय रे मेरी फुट्टी किस्मत। वैसे इस घर में कौन से जन्नत के सुख थे, ऊपर से ये नई बला और आ गई। अस्त व्यस्त फैला हुआ सा घर, किचन में फैले ढेर सारे जूठे बर्तन सरिता की बाट देख रहे थे। पर आज तो सरिता का मन एकदम खिन्न हो गया। सारा काम छोड़कर वो बेमनसी बिस्तर पर लेट गई। कितने वक्त बाद आज उसने शिवानी को देखा था। उसको देखकर एकाएक ही वो अतीत के गलियारों में भटकने लगी। भोपाल के एक छोटे से मोहल्ले में पुराना सा घर था उसका, पर वहाँ सबके दुख में रोने वाला और खुशियों में दिल से खुश होने वाला मोहल्ला था। लेकिन यहाँ तो घर से निकलते ही दिखावटीपन का मुखौटा हर किसी के चेहरे पर चढ़ जाता है।
अपनेपन का नामो निशान नहीं दिखता। दिखते हैं तो बस दौड़ते भागते भावहीन चेहरे, जिन्हें किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। अपना घर और मोहल्ला याद आते ही सरिता की आंखें डबडबा गईं। उसी प्यारे से अपने मोहल्ले में उसकी पड़ोसी थी शिवानी। दोनों के पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। वे दोनों भी उसी स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ती थी। फर्क बस इतना था कि जहाँ शिवानी कक्षा में प्रथम आती थी, वहीं सरिता सबसे आखिरी स्थान पर। यह समझो बस जैसे तैसे नैया पार हो जाती थी। एक फ़र्क और था दोनों में। जहाँ शिवानी साधारण सी नैन नक्श की सांवली सी लड़की थी, वही सुमन एकदम गोरी चीटी, तीखे नैन नक्श, लंबे बाल। ऐसा लगता था जैसे बड़ी फुर्सत से बनाया है भगवान ने उसे। पर इन सबके पार उनकी दोस्ती थी। सरिता को शिवानी की पढ़ाई से या शिवानी को उसकी सुंदरता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दूसरे को देखे बिना उनका गुजारा नहीं होता था। पर न जाने उनकी दोस्ती को किसकी नज़र लग गई। नज़र क्या लग गई, ये उम्र होती ही दुखदाई है। पता नहीं कितने रिश्तों की बलि चढ़ा देती है। यही तो सरिता के साथ हुआ। 16 साल लगते लगते उसका रूप ऐसा निखरा कि देखने वाले पलक झपकाना ही भूल जाते। और बस यही रूप सरिता के सिर चढ़कर बोलने लगा। उसे लगने लगा कि दुनिया में उससे सुंदर कोई और है ही नहीं। पहले जब शिवानी उसे पढ़ाई करने की सलाह देती थी तो उसके साथ बैठकर वो थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, और शायद उसी की बदौलत सरिता 10वीं तक जैसे तैसे पहुंच पाई थी। पर अब उसे शिवानी का टोकना अच्छा नहीं लगता था, जिसकी भड़ास वो उसके रंग रूप का मजाक उड़ाकर निकालती थी। जिस दिन अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम आया था, वो दिन शायद उनकी दोस्ती का आखिरी दिन था। जहाँ शिवानी क्लास में फर्स्ट आई, वहीं सरिता को सिर्फ पास होने भर लायक नंबर मिले थे। टीचरों की डांट से उसका मन पहले ही खिन्न था। जैसे ही शिवानी ने उसे समझाना चाहा तो वो उस पर पूरी कक्षा के सामने ही चिल्ला पड़ी। अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में, फर्स्ट आकर क्या तीर मार लोगी, कोई शादी भी नहीं करेगा तुझसे। चूल्हे में जाए ऐसी पढ़ाई, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे ऐसा रंग रूप दिया है कि शादी के लिए राजकुमारों की लाइन लग जाएगी। तुम पड़ी रहो किताबों में औंधी। इतने अपमान के बाद भी शिवानी ने इतना तो कहा था कि रंग रूप अपनी जगह है, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहता, पर शिक्षा हमारे अंदर की सुंदरता को निखारती है और हमेशा हमारे साथ रहती है। ये कहते हुए शिवानी की आंखें भर आई थी। आज भी वो बात याद करके सरिता को अपने आप पर शर्म आती है। उस दिन के बाद शिवानी ने सरिता से बात नहीं की और वो खुद तो करने से रही। उसके बाद सरिता का बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बस सपनों में खोई रहती, जिसका नतीजा ये हुआ कि 10वीं में फेल हो गई और वही शिवानी ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कभी गुस्सा न करने वाले सरिता के पिताजी का गुस्सा उस दिन 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका गुस्सा जायज़ था, क्योंकि स्कूल में तभी छुपी आवाज़ में उन्हें सुनने को मिला था कि अपनी लड़की को तो पढ़ा नहीं पाए, दूसरों के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। उस दिन तो मानो सरिता की सामत ही आ गई थी। पिताजी सुबह 5 बजे उठकर टहलने जाते थे। अगले दिन से उन्होंने सरिता को भी अपने साथ उठा दिया और पढ़ने बैठाकर टहलने चले गई। जब वो लौटकर आए तो देखा कि सरिता किताब के ऊपर सर रखकर सो रही है। उस दिन उन्होंने बहुत प्यार से सरिता को पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाया, पर उसके कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगी। जब 4-5 दिनों तक भी यही हाल रहा तो पिताजी ने एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने अगले दिन सुबह सरिता को पढ़ने बिठाया और उसकी दोनों चोटियों को एक रस्सी से बांधकर अलमारी के खूंटिये पर लटका दिया। उसकी गर्दन बस इतनी हिल रही थी कि वो किताब की तरफ देख सके। पढ़ने की हिदायत देकर पिताजी टहलने चले गए तो नींद के झोंके से जैसे ही सरिता का सर झुका तो बालों की जड़ें ऐसे खींची जैसे हजारों लाल चींटियां चिपक गई हों। उस दिन पहली बार सरिता ने
नींद को भगाने की कोशिश की, पर पढ़ाई में मन भी तो लगना चाहिए। 1 घंटे तक नींद और चोटियों के बीच युद्ध चलता रहा और आखिरकार नींद के आगे पढ़ाई ने हार मान ही ली। लेकिन जब दर्द सहन करने की शक्ति खत्म हो गई तो सरिता चीख मार मार कर जोर जोर से रोने लगी। पिताजी की मामूली तनख्वाह में 4 बच्चों को पालने वाली माँ दिन भर काम काज से गहरी नींद में सोई हुई थी। सरिता की चीख सुनकर वो दौड़ती हुई आई और उसकी ऐसी हालत देखकर वहीं जड़वंत हो गई। चोटियों के लगातार खींचने से सरिता की पूरी गर्दन लाल हो गई थी। ऊपर से रंग इतना गोरा था कि नींद और रोने से पूरा चेहरा भी लाल हो गया। ठीक उसी वक्त पिताजी का आना हुआ तो माँ ने पूरी दुनिया की लानत पिताजी को दे मारी। मेरी फूल सी बच्ची का ये क्या हाल कर दिया आपने। खबरदार जो आज के बाद इसको पढ़ने बिठाया तो। अरे आपने किताबों में इतना सर फोड़ फोड़ कर कौन से ताजमहल बनवा दिए हमारे लिए। कौन से कलेक्टर बन गए आप जो इसे बनाने चले हो। सरिता के जरिए माँ ने अपनी पूरी भड़ास पिताजी पर निकाल दी, जो इतने सालों से उनके अंदर किसी सोए हुए ज्वालामुखी की तरह दबी हुई थी। किसी से ना डरने वाले पिताजी भी उस दिन अपनी पत्नी का वो रूप देखकर दंग रह गए थे। कुछ भी नहीं बोले और उस दिन के बाद उन्होंने सरिता को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब सरिता को तो समझो मुँह मांगी मुराद ही मिल गई थी। इसके कुछ दिनों बाद शिवानी के पिताजी का ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया। इतना सब होने के बाद भी जाने से पहले शिवानी सरिता से आखिरी बार मिलने आई थी, पर सरिता कमरे से बाहर ही नहीं निकली और वो हमेशा के लिए चली गई। सरिता का ध्यान पढ़ाई से पूरी तरह हट चुका था। 10वीं में लगातार 3 साल फेल होने के बाद परेशान होकर उसके पिताजी ने उसकी पढ़ाई छुटवा दी। उसकी छोटी बहन भी 11वीं में पहुंच गई थी। अब तो स्कूल जाते उसे भी बहुत शर्म आने लगी थी। पढ़ाई छूटने पर उसने चैन की सांस ली और शायद स्कूल के टीचरों ने भी। अब तो वो पूरी तरह आज़ाद थी। बस पूरे दिन अपनी खूबसूरती को देखती रहती और सपनों के राजकुमार का इंतज़ार करती। यही उसके जीवन का मकसद बन गया था। पर एक एक करके सपनों के महल चकनाचूर होने लगे। सुंदरता की वजह से एक से बढ़कर एक रिश्तों की लाइन तो लग गई, पर जैसे ही उन्हें पता चलता कि लड़की 10वीं तक भी नहीं पढ़ी तो सब पीछे हट जाते। ना पिताजी के पास देने के लिए भारी भरकम दहेज था। उसके वजह से पूरे घर में मातम सा छा गया। सब लोग उससे कटे कटे से रहने लगे थे। पिताजी भी चारों तरफ से निराश हो चुके थे। कुछ दिन बाद पवन का रिश्ता आया। इकलौता लड़का, वो भी सरकारी ऑफिस में क्लर्क था। माँ बाप गांव में रहते, थोड़े बहुत खेती बाड़ी थी। उन्हें लड़की की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, बस सुंदर लड़की चाहते थे। और जैसे तैसे पिताजी ने उसकी नैया पार लगा दी। अचानक फ़ोन की घंटी की आवाज़ से सरिता की तंद्रा भंग हुई। वो हड़बड़ाकर भागी, पर फ़ोन उठाती तब तक फ़ोन बंद हो चुका था। घड़ी पर नज़र पड़ते ही सरिता चौंक उठी। 1 बज गया। बच्चों के आने का वक्त होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। अपने को लगभग संभालती हुई वो किचन में पहुंची तो सिंक में पड़े जूठे बर्तन उसी का इंतज़ार कर रहे थे। क्या ज़िंदगी हो गई है। सारी उम्र चौका बर्तन में ही निकली जा रही है, पर काम तो किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो जैसे तैसे हाथ चलाने लगी। शाम को पतिदेव ने चाय पीते हुए गौर किया कि रोज़ की अपेक्षा आज सरिता के चेहरे पर कुछ ज़्यादा ही मायूसी छाई हुई है। वो चुटकी लेते हुए बोल पड़े, क्या हुआ, तुम्हारी वो बंगले वाली औरत नहीं आई क्या, जो चेहरे पर मातम छाया हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आ गई। आपको पता है वो कौन है? अरे भाई, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ जो मुझे ऑफिस में बैठे बैठे पता चल जाएगा। वो मेरे बचपन की सहेली शिवानी है, सरिता ने कहा तो पवन खुशी से बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे बंगले वाले पचड़े का अंत तो हुआ। तुम हमेशा बंगले वाली पड़ोसन से दोस्ती करना चाहती थी, लो तुम्हारी दोस्ती आ गई।
लेकिन फिर भी चेहरा लटका हुआ क्यों है? आपको कुछ भी तो पता नहीं है, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। आपको पता है, स्कूल के दिनों में उससे मेरी लड़ाई हो गई थी। अब किस मुंह से जाऊंगी उसके सामने? इतना सुनना था कि पति देव चाय का कप टेबल पर रखते हुए बोले, ऊपर वाला बचाए तुमसे, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? उसके सामने नहीं जा सकती तो क्या घर में छुप कर रहोगी? बंगले वाली यहाँ घूमने नहीं आई, रहने आई है। इतना कहकर पवन अंदर चला गया। सुबह से पति की डांट, शिवानी को देखकर सारे दिन का तनाव, शाम को फिर से पति की फटकार सुनकर सरिता के सब्र का बांध टूट गया। वो बाथरूम में घुसकर फूट फूट कर रो पड़ी। सबके सामने तो रो भी नहीं सकती थी। आंसू देखते ही पति देव फिर से चिल्ला पड़ते। उन्हें कुछ भी समझाना उसके बस से बाहर था। शिवानी को सामने वाले बंगले में आए 2 दिन हो चुके थे और 2 दिन से सरिता भी बाहर नहीं निकली। अंदर ही अंदर घुटन और तनाव से उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो बरसों से बीमार हो। रात को खाने की थाली में दाल देखते ही जैसे घर में तूफान आ गया। उसके पति पवन ने थाली उठाकर रसोई में पटक दी और गुस्से में दहाड़ पड़े, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? या सारी सब्जी वाले मर गए हैं? या फिर घर में इतनी कंगाली आ गई है कि सब्जी खरीदने के पैसे नहीं बचे? 2-3 दिन हो गए, इंसान कब तक सब्र करे? सुबह आलू, टिफ़िन में आलू, रात को दाल। इंसान कब तक एक ही चीज़ खाएगा? हद होती है किसी बात की। एक सब्जी खरीदने का काम तुम्हारे जिम्मे में है, क्या वो भी नहीं कर सकती? तुम्हारा ये खाना तुम ही खाओ, हम लोग अपना इंतज़ाम कर लेंगे। गुस्से में बच्चों को लेकर पैर पटकते हुए पवन घर से निकल गया तो सरिता सर पकड़कर धम से सोफे पर बैठ गई। ये फिर क्या हो गया मुझसे? सच्ची तो कह रहा है पवन, आज 3 दिन हो गए हैं, कहीं शिवानी देख ना ले। इस डर से वो सब्जी लेने नीचे नहीं उतरी। सब्जी वाला रोज़ आवाज़ लगाकर चला जाता। शिवानी तो हमेशा के लिए यहाँ रहने आई होगी। ऐसे कब तक मैं घर में छुप कर बैठूँगी? उसे भी पूरी दुनिया में क्या यही जगह मिली थी रहने के लिए? भगवान भी पता नहीं किस बात की सज़ा दे रहा है मुझे। पति देव का गुस्सा सुबह भी 7वें आसमान पर था। न कुछ खाया न टिफ़िन ले गई, बिना बात किए ऐसे ही ऑफिस चले गई। दुखी और उदास मन से सरिता अपने को कोसती रही और सब्जी वाले का इंतज़ार करने लगी। पर ये क्या, 1 घंटा हो गया लेकिन सब्जी वाला तो आया ही नहीं। लगता है 3 दिन से सब्जी नहीं ली, तो आज उसने आवाज़ भी नहीं लगाई। ये सारा ज़माना मेरी जान का दुश्मन बन बैठा है। ये सोचते हुए सरिता उठने ही वाली थी कि दूसरे सब्जी वाले की आवाज़ सुनाई पड़ी। थैला लिए वो सीढ़ियाँ उतरकर सब्जी लेने आ पहुंची, लेकिन जैसे ही सब्जी लेकर वापस मुड़ी तो नीचे के फ्लैट वाली मिसेज शर्मा लगभग दौड़ती हुई आई। उन्हें किसी से भी बात करने के लिए अब ऐसा ही करना पड़ता था, क्योंकि उनकी फितरत ही ऐसी थी। हंस हंसकर लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कना उनका सबसे पहला काम था। पर उन्होंने सरिता को गायब होने का मौका ही नहीं दिया। अरे सरिता, क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? 2-3 दिन से दिखाई नहीं दी, चेहरा भी कैसा पीला पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, थोड़ी घर की साफ सफाई में बिजी थी। अरे भाई, इतना भी क्या काम करना कि आसपास की खबरें ना हो। पर इसमें तुम्हारा भी क्या दोष है? तुम्हारे यहाँ काम वाली बाई नहीं है ना? सारा काम खुद ही करना पड़ता है, वक्त तो लगेगा ही। सरिता को मिसेज शर्मा की इस आदत से सख्त चिढ़ थी। जब भी मिलती ताना मारने से बाज नहीं आती। खैर छोड़ो ये सब। आपको पता है, सामने वाले बंगले में जो औरत आई है वो पहले वाली से बिल्कुल अलग है। इतनी अमीर है पर घमंड जरा सा भी नहीं, खुद भी बैंक में अफसर है। कल मैं शाम को घूमने के लिए निकली थी, तब वो भी मिली थी। सारा दिन तो वो बैंक में रहती है, लेकिन फिर भी रात को बाहर घूमने निकलती है। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि कभी कभी तुम भी कहीं घूम आया करो। उसकी बातें सुनकर सरिता के तन बदन में आग लग गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मिसेज शर्मा फिर से बोल पड़ी।
अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। पुराने स्कूटर पर घूमने का क्या मज़ा आएगा। भाई साहब से बोलकर अब नई गाड़ी भी ले लूँ। इतनी भी क्या कंजूसी करना। अच्छा मिसेज शर्मा, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। खून का घूंट पीती हुई सरिता गुस्से के मारे बिना जवाब सुने ही सीढ़ियाँ चढ़ गई। सरिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो मिसेज शर्मा के तानों से दुखी है या शिवानी के बंक में अफसर होने पर। जो भी हो, एक बात अच्छी हो गई कि शिवानी दिन भर घर में नहीं रहती। उससे ज़्यादा छिपने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो घर से निकलती ही कितना है। 2 बच्चों के साथ खटारा स्कूटर पर कहीं जाने से तो उसे घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे भी नहीं जाना चाहते, उन्हें भी शर्म आती है, और पति भी कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये सब सोचते हुए सरिता की आंखें भर आई। 8-10 दिन ऐसे ही बीत गए। सरिता की दिनचर्या में एक नया बदलाव आया था। वो ये कि उसने बालकनी में जाना लगभग बंद कर दिया था। वो चाहती थी कि जब तक हो सके तब तक शिवानी का सामना ना हो। रोज़ की तरह आज भी वो अपने रोज़मर्रा के कामों में बिजी थी कि तभी माँ का फ़ोन आ गया। 3 दिन बाद छोटे भाई की सगाई है। माँ ने आने का आग्रह करके फ़ोन रख दिया तो सरिता सोचने लगी कि कितने बदल गए हैं सब। पर बदले भी क्यों ना, उसकी तरफ फालतू कोई नहीं है। दोनों छोटी बहनें सरकारी स्कूल में टीचर हैं, भाई भी सरकारी अफसर हैं। पिताजी को गुजरे तो 2 साल हो गए। याद आते ही उसकी आंखें भर आई। मायके में माँ के अलावा उसे याद करने की किसी के पास फुर्सत ही नहीं। बहनें और भाई शादी की सालगिरह पर फ़ोन कर देते हैं बस। एक माँ ही है जो कम से कम महीने में एक बार फ़ोन कर उसका हालचाल पूछ लेती है। लो, ऐसी खुशी के मौके पर भी मैं क्या सोचने बैठ गई। मायके जाने के ख्याल से सरिता में खुशी की लहर दौड़ गई। अरे, कितनी सारी तैयारी करनी है। आज 7 तारीख तो हो ही गई, 10 तारीख को सगाई है। पति देव का मूड ना बिगड़े, इसलिए सरिता उनकी पसंद का खाना बनाने में जुट गई। क्या बात है, आज इतने दिनों बाद घर में ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच खाना बना हो। बड़ी चहक रही हो। कोई लॉटरी लग गई है क्या? पवन ने घर में घुसते ही पूछा तो सरिता बोली, आज माँ का फ़ोन आया था। रोहित का रिश्ता तय हो गया है। 13 तारीख को सगाई है, चलोगे ना? ये सुनते ही पवन के चेहरे की हंसी एक पल में गायब हो गई। अरे, मैं नहीं जा पाऊँगा, ऑफिस में बहुत काम है, बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होगा। शादी में सब चलेंगे, अभी तुम अकेली चली जाऊँ। यह सुनते ही सरिता के सारे उत्साह पर पानी फिर गया। पर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा। मायके के किसी भी प्रोग्राम में हमेशा ऐसा ही होता है। खैर, एक तरह से अच्छा ही हुआ। बच्चों के पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। खर्च करने से बजट गड़बड़ा जाएगा। शादी में तो खर्च करना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए सरिता ने अपना सूटकेस खोलकर साड़ियाँ निकाली तो कुल मिलाकर 2-3 साड़ियाँ अच्छी थीं और एकमात्र शादी में चढ़ाया गया सोने का हार था, जिसे पहनने में भी अब उसे शर्म आती थी, पर बिना पहने भी नहीं जा सकती। उसका मन खिन्न हो गया कि पता नहीं घर के समारोह में भी इतना दिखावा क्यों करना पड़ता है। ये सोचते हुए उसने हार निकाला। अरे, इसकी तो एक झुमकी टूट गई है, अब क्या पहनूंगी? सोने का कुछ ना कुछ तो पहनना ही पड़ेगा। मंगलसूत्र तो बहुत ही हल्का है, अकेले उससे काम नहीं चलेगा। सुबह ऑफिस जाते वक्त पवन को दे दूंगी, सुनार के यहाँ डाल देंगे, दिन में जाकर उठा लाऊंगी। परसों तो निकलना ही है। ये सोचकर सरिता सो गई और सुबह पवन से मनुहार करके झुमके सुनार के यहाँ पहुँचा दिए। फिर जल्दी से घर के काम निपटा कर दोपहर में वो झुमके लेने बाजार की तरफ चल पड़ी। बाजार पास ही था, इसलिए पैदल ही चली गई। मायके जाने के उत्साह में शिवानी कब उसके दिमाग से उतर गई, उसे पता ही न चला। तेज कदमों से चलते हुए सरिता सुनार की दुकान पर जा पहुंची। झुमकी उठाकर जैसे ही वो पलटी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सामने शिवानी खड़ी थी, वो भी उसे देखकर हक्की बक्की रह गई।
कुछ पल बाद दोनों को जैसे ही होश आया तो खुशी से चीखते हुए शिवानी उससे लिपट गई। हाय रे, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुमसे कभी मुलाकात होगी। एक पल को तो मैं पहचान ही नहीं पाई कि तू ही है या कोई और। कितनी बेडोल हो गई है, पर तू तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, जरा भी नहीं बदली। सरिता ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा। तो शिवानी बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या इसी शहर में रहती है? कहाँ है तेरा घर? तेरे पति क्या करते हैं और बच्चे? एक ही लय में शिवानी बोलते जा रही थी। अरे बस बस, सांस तो ले ले। मैं कहाँ भागे जा रही हूँ? परसों रोहित की सगाई है, कान के झुमके लेने आई थी। मुझे कल ही निकलना है, आज बहुत काम है। बातें तो फिर होती रहेंगी। सरिता की बेरुखी शिवानी समझ नहीं सकी। वो तो खुशी के मारे अपने ही रो में बोलते जा रही थी। अरे वाह, क्या बात है, छोटा सा रोहित इतना बड़ा हो गया है। अपने पुराने मोहल्ले को देखने का बहुत मन कर रहा है, पर अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुई हूँ। पहले ही बंक से बहुत छुट्टियाँ ले चुकी हूँ। आज भी घर के कुछ काम निपटाने थे, छुट्टी पर हूँ। नहीं तो मैं भी तेरे साथ चलती, सभी से मिल लेती। खैर कोई बात नहीं, तू जब लौट कर आएगी तो तेरी बातें सुनकर ही वहाँ की यादें ताज़ा कर लूँगी। ले, तुझे देखकर तो मैं सब भूल ही गई। तू रुक, मैं ज़रा कड़े की डिज़ाइन सुनार को बता दूँ, फिर चलते हैं। ये बोलकर शिवानी सुनार की तरफ मुड़ी। ओहो, जिस बला से बच रही थी वो इस तरह मेरे सामने आएगी, सोचा नहीं था। कहीं झुमके ना देख ले। जल्दी से रुमाल में लपेटकर सरिता ने पर्स में डाल लिया। शिवानी का अपनापन उसे दिखावा लग रहा था। वो सोच रही थी कि मेरी हालत को देखकर तो ये ज़रूर पूछेगी कि क्या हुआ तेरी सुंदरता को? सपनों का राजकुमार नहीं आया लेने? पर अब तो इससे बचना मुश्किल है। सरिता रुआंसी हो उठी। तभी दुकान से बाहर आते हुए शिवानी बोली, चल अब बता, तेरा घर किधर है? पहले मेरे यहाँ चलते हैं, चाय पियेंगे, फिर मैं तुझे तेरे घर छोड़ दूँगी। नहीं, आज नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है। चुप रह, मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली। एक आध घंटे में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। चल बता, किधर है तेरा घर? पास में ही है, सतगुरु अपार्टमेंट में रहती हूँ। ये सुनते ही शिवानी लगभग उछल पड़ी। क्या बात कर रही है? उस अपार्टमेंट के सामने ही तो मेरा बंगला है। हद हो गई यार, हम दोनों 10 दिनों से एक दूसरे के पास रह रहे हैं और एक दूसरे को दिखे भी नहीं। ये तो कमाल ही हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी सबसे प्यारी दोस्त मेरे पड़ोस में रहती है। अब हमारा बचपन फिर से जी उठेगा। शिवानी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अरे क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कहीं पुरानी बातें तो याद नहीं कर रही? मैं तो वो सब कब की भूल चुकी हूँ। तू भी भूल जा। बातों बातों में घर ही आ गया। चल चाय पीते हैं, शिवानी ने कार बंगले में पार्किंग करते हुए कहा। नहीं नहीं, फिर आऊँगी, चलना यार। शिवानी उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए अंदर ले गई। बंगले की शानो शौकत देखकर सरिता की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा सामान, ऐसी दुर्लभ पेंटिंग, हर चीज़ आलीशान, जिधर नज़र जाती वहीं ठहर जाती। ये सब तो उसने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। यही तो उसका सपना था। कहाँ खो गई? चल बेडरूम में बैठते हैं, शिवानी ने कहा। तो सरिता मंत्रमुग्ध से उसके पीछे चल पड़ी। यहाँ आराम से बैठ, भोला जरा चाय नाश्ता ले आना। सरिता जैसे ही बैठने को हुई तभी उसकी नज़र बेड पर बिखरे जेवरों पर पड़ी। हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इतने सारे जेवर, वो भी एक से बढ़कर एक। तू भी क्या सोचेगी, कैसा फैला हुआ है? तू तो जानती है मुझे शुरू से सादगी से रहना ही पसंद है, पर उनकी बिजनेस पार्टियों में उनकी खुशी के लिए ये सब पहनना पड़ता है। रात एक पार्टी में गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं, तो सारे निकाल लिए, रखने का समय नहीं मिला। ये भोला भी ना अभी तक चाय नहीं लाया। तू बैठ, मैं अभी देख कर आती हूँ। शिवानी उसके मन की हालत से पूरी तरह बेखबर थी। सरिता को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी नज़र तो बस डायमंड नेकलेस पर अटक गई थी।
जो बिल्कुल उसके पास ही पड़ा था। इतना खूबसूरत नेकलेस तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था, और न ही वो उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकती थी। अगर ये मैं रोहित की सगाई में पहनकर चली जाऊं, तो सारे रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर मांगूंगी तो शिवानी क्या सोचेगी। नहीं नहीं, चुपचाप उठा लूं, पर कहीं किसी ने देख लिया तो। कोई भी तो नहीं है यहाँ। उसने पर्स में से रुमाल निकाल कर झट से उस पर पटक दी। इधर उधर देखा और फिर झट से रुमाल के साथ नेकलेस उठाकर पर्स में डाल लिया। नौकरों के भरोसे तो कोई काम नहीं होता। गर्मा गर्म चाय पी, शिवानी ने बेडरूम में घुसते हुए कहा। तो सरिता ने इतनी गरम गरम चाय एक घूंट में ही पी ली और उठ खड़ी हुई। अरे बैठना, शिवानी ने कहा। तो सरिता घबराते हुए बोली, अरे नहीं शिवानी, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे प्रेस वाले के यहाँ से साड़ियाँ भी उठानी हैं। मैं फिर आऊँगी। शिवानी के कुछ कहने से पहले ही उसने ऐसी दौड़ लगाई जैसे पीछे भूत पड़े हों, और फिर अपने घर में घुसकर ही सांस ली। लेकिन जब कुर्सी पर बैठी तो एहसास हुआ कि ये क्या किया मैंने। चोरी की, वो भी शिवानी के यहाँ से। ये चोरी थोड़ी है, 2-3 दिन की तो बात है। शादी से लौटकर उससे मिलने जाऊंगी और धीरे से वही रख दूंगी। मन के दूसरे कोने से आवाज़ आई। पर्स से नेकलेस निकालकर आईने के सामने गले पर लगाते ही सरिता की सारी गिलानी बह गई। वाह, क्या लग रही हूँ मैं, सब देखते रह जाएंगे। उसने जल्दी से नेकलेस को सूटकेस में रख लिया। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। पतिदेव के आने में अभी वक्त था। आज कई दिन बाद उसने बालकनी का दरवाज़ा खोलकर ताज़ी हवा को महसूस किया। तभी बंगले से शिवानी निकलती हुई दिखाई दी। अरे, ये तो इधर ही आ रही है। लगता है कि उसे पता चल गया कि मैंने ही उसका नेकलेस चुराया है। अब क्या करूं? क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो मैंने ऐसा नीच काम किया। क्या करूं? जल्दी से बालकनी का दरवाज़ा बंद कर बच्चों को हिदायत दी कि कोई आकर पूछे तो कहना कि मम्मी बाहर गई है, देर से आएंगी। सरिता सांस रोके अंदर जाकर बैठ गई। घंटी बजते ही बेटे ने दरवाज़ा खोला। क्या ये सरिता का घर है? जी आंटी, पर मम्मी घर पर नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बाद में आऊँगी। ये कहकर शिवानी वापस चली गई। उसके जाते ही सरिता की जान में जान आई। शुक्र है बच गई। बस कल ट्रेन पकड़ लूँ। सारी रात चिंता के मारे सरिता सो नहीं सकी। सुबह पति और बच्चों के जाने के बाद वो जल्दी जल्दी जाने की तैयारी करने लगी। 10 बजने ही वाले थे कि सूटकेस उठाकर उसने ताला लगाया। चाबी पड़ोस में देकर सीढ़ियाँ उतरने लगी, पर ज़्यादा गर्मी न होने के बाद भी पसीने से तरबतर हो गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऑटो सामने ही दिख गया। बिना मोल भाव किए सरिता जल्दी से ऑटो में बैठकर स्टेशन के लिए निकल पड़ी। ये क्या? शिवानी पीछे से आवाज़ दे रही थी। नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम होगा। जैसे तैसे स्टेशन पहुंचकर सरिता अंदर घुसी ही थी कि सचमुच पीछे से शिवानी के पुकारने की आवाज़ सुनकर उसके होश उड़ गए। अब तो ऊपर वाला भी मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने से नहीं बचा सकता। झूठी शान के चक्कर में मेरी मति मारी गई थी जो मैंने ऐसा नीच काम किया। अब शिवानी से आंखें कैसे मिलाऊंगी? हे भगवान, काश ये धरती फट जाए और मैं उसी में समा जाऊं। क्या करूं? कहाँ जाऊं? ये सोच ही रही थी कि तभी हाफती हुई शिवानी आई। कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुन भी नहीं रही है। कल तेरे घर आई थी तो भी नहीं मिली तू। अभी ऑटो में बैठी तभी आवाज़ लगाई, पर शायद तू नहीं सुन पाई। सरिता को काटो तो खून नहीं। अरे, उस दिन तो मेरे घर पर आई थी ना, शायद जल्दबाजी में तेरी झुमकी वहीं गिर गई थी, उसे ही लौटाने आई हूँ। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अगर नहीं दे पाई तो तू वहाँ क्या पहनेगी। चल अब मैं निकलती हूँ, पहले ही बंक के लिए लेट हो गई हूँ। तू वहाँ से आ जा, फिर मिलते हैं। इतना कहकर शिवानी वहाँ से जाने लगी तो सरिता की आंखें भर आईं। उसने शिवानी को आवाज़ लगाई। शिवानी ने पीछे मुड़कर देखा तो सरिता की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अरे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है?
शिवानी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरा ये डायमंड का हार चुरा लिया था। मुझे पता है कि तुझे उस हार का पता चल गया, लेकिन फिर भी तूने उस हार की कोई चर्चा नहीं की, बल्कि मेरा झुमका देने वापस आ गई। अब तू मुझे जो सज़ा देगी मुझे मंजूर है। ये कहकर सरिता शिवानी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। शिवानी तो पहले से ही जानती थी, क्योंकि उसने कमरे में सब कुछ देख लिया था, लेकिन वो भी उसकी मजबूरी समझ रही थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और सरिता के आंसू पोंछते हुए बोली, अरे माफ़ी किस बात की, दोस्ती में सब चलता है। तू खुशी खुशी रोहित की सगाई में जा और फिर आकर मुझे भी बता कि कैसा रहा सब कुछ वहाँ। अब मैं भी चलती हूँ और देख तुम्हारी भी ट्रेन आ गई। सरिता को ट्रेन में बिठाकर शिवानी अपने बंक के लिए निकल गई, पर सरिता आंखों में आंसू लिए शिवानी को जाते हुए देखते रही और सोचने लगी कि किस मिट्टी की बनी है तू शिवानी। बचपन से इतना अपमान किया मैंने तुम्हारा, लेकिन फिर भी तूने अपनी दोस्ती कायम रखी। आज सरिता को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था कि काश उस वक्त शिवानी के साथ पढ़ लेती तो आज मैं भी आत्मनिर्भर होती। पर अब पछताने से क्या होए, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।